कहाँ यार क्या मतलब है आने वाले लाइव में काम कर रहा है हमारे यहाँ कहीं तो काट ले हमारे ऐसे कैसे हो जाएगा दादा एक अरे सामने सट जा भैया प्रकाश भाई अरे नंदू भाई बेटा तुम्हारा नीचे नहीं हो पाएगा, आगे खड़ा है वो कैमरा भी। मैं तो पीछे सब आगे में पूछा है लगा आप लोग मानस को डाउन करेगा तो मानस भाई हेलो 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 हेलो
शासन काल में जनता रहती है खुशहाल, हर वर्ग हर जाति धर्म का रखते सदा ख्याल। जिनके शासन काल में जनता रहती है खुशहाल, हर वर्ग हर जाति धर्म का रखते सदा ख्याल। आओ मिलकर उन्हीं के हाथों को मजबूत बनाएं, आओ सम्मानित साथियों, जो साथी नारा लगा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि प्रेस में नारा नहीं लगाया जाता है। साथियों, मंचासीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण, मंच के सम्मुख बैठे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर आज बड़ी संख्या में भिन्न भिन्न दलों से लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन साथियों को मैं हृदय की गहराई से बधाई देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि 2022 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की प्रेजेंट बहुमत की सरकार बनेगी। अब जो साथी भिन्न भिन्न दलों से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्रमवार उन साथियों का मैं नाम ले रहा हूं। सबसे पहले श्री त्रयंबक पाठक जी बस्ती के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं। श्री प्रवीण पाठक जी भाजपा से सपा में शामिल हो रहे हैं। श्री महेश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्रीमती विनीता सरोज जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला सभा लोक जनशक्ति पार्टी आज लोजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। श्री कृष्णचंद्र सरोज जी अवकाश प्राप्त आईएएस अफसर हैं, अब वो आईएएस के बाद समाजवादी पार्टी में सेवा देने का मन बना चुके हैं। श्री रामकरण चौरसिया जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री शिवशंकर पूर्व प्रमुख जनपद बस्ती, ये भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री अरविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी से सपा में आ रहे हैं। श्री राजकुमार निषाद जी निषाद पार्टी गोरखपुर से, ये फरंडा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये ये निषाद पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री हंसराज कोल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिम समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी को समर्थन है, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री राम सुफल जी लोकतांत्रिक जनता दल से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज श्री रामाचल राजभर जी और श्री राम लाल जी वर्मा जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और अब मैं श्री लाल जी वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात रखें। श्री लाल जी वर्मा जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण तथा पत्रकार बंधुओं, साथियों, मैं 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में एक अनुशासित सिपाही की तरह और माननीय श्री रामाचल राजभर जी लगभग 35 साल से एक अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर कार्य कर रहे थे और बाबा साहब के सपनों के अनुसार समतामूलक भारत के निर्माण में योगदान करने का काम कर रहे थे। 3 जून को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम दोनों लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मैं उस समय कोरोना की बीमारी से ग्रसित था
पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में पार्टी से निकालने का काम किया गया। हमने इन 3-4 महीनों में 3 जून से लेकर अब तक क्षेत्र में रहकर पूरे प्रदेश में विभिन्न लोगों से संपर्क करके जानने का प्रयास किया और ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, अपराध बढ़े हैं, किसानों का उत्पीड़न हुआ है, यहाँ तक उनको कारों से कुचलने का भी काम किया जा रहा है। किसान की आमदनी दूनी करने की जगह पर किसान की लागत मूल्य 4 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इन परिस्थितियों में मैं ये महसूस किया हम लोगों ने, मैंने और श्री रामचल राजभर जी ने, कि आज भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन का विकल्प और समतामूलक समाज की स्थापना का कोई केंद्र बन सकता है तो समाजवादी पार्टी बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है। 7 नवंबर को अंबेडकर नगर जिले में अकबरपुर में भानुमती पीजी कॉलेज के मैदान में एक अपने समर्थकों का और सत्ता परिवर्तन करने वाले, चाहत रखने वाले लोगों का एक सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम और माननीय श्री रामचल राजभर जी अपने तमाम साथियों के साथ, हजार साथियों के साथ 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी के इस अपेक्षा से कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने में, चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी की चाहत के दृष्टि से प्रदेश में एक समावेशी सरकार की स्थापना करने का काम करेगी। इस अपेक्षा के साथ हम लोग वहां पर अपने तमाम समर्थकों के साथ 7 नवंबर को निर्णय समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम करेंगे और उसी का निमंत्रण देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, उनको निमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस बात की जानकारी मैंने आप सभी लोगों को कराने का काम किया। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। साथियों, कुछ नौजवान पार्टी की योजनाओं पर लघु फिल्म एवं गीत बनाए हैं, जिनमें से श्री सिद्धांत यादव जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी गीत प्रस्तुत करें। श्री सिद्धांत यादव जी, हाँ, 1 मिनट में अपनी गीत प्रस्तुत करें। श्री सिद्धांत यादव। ये दूसरा था ये।
हमारे दूसरे साथी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित गीत बनाए हैं। उनमें श्री आनंद अग्रवाल जी एवं श्री राधे श्यामपाल जी, वे जहां भी हों आएँ और अपनी गीत प्रस्तुत करें। श्री आनंद अग्रवाल जी, श्री राधे श्यामपाल जी। जल्दी आओ। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस अनुरोध के साथ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वह दिया रह जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे साथ मंच पर सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण, आज बहुत ही खुशी का वक्त है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेता हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। उसी कड़ी में मैं सबसे पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख बस्ती महेश सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। रामकरण चौरसिया जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ कर के आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। शिव शंकर सिंह जी, उनको मैं बधाई देता हूं। अरविंद सिंह जी पार्टी में शामिल हो रहे, बधाई देता हूं। राजकुमार निषाद, उनको बधाई देता हूं। हंसराज कोल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, साथ ही साथ अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उनके सम्मान, उनके हक और उनके मुद्दों का पूरा ध्यान रख करके उन्हें सम्मान देने का काम करेगी। राम सफल लोकतंत्र जनता दल के हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा से जोड़ने वाले त्रियम्बन पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने भी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आज़ादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है। और 7 तारीख को अंबेडकर नगर में अपनी जनता के बीच में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं इन सब नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी से और विचारधारा से जो जुड़ना चाहता है उसे लगातार जोड़ते रहें। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी सिद्धांत को अपनाते हुए
इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं किसान को। और इधर जो बारिश आई जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। कई किसानों का पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इन किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का पाउंड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का हो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था। इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है
कि न साइकिल पे डीजल चलता है, न पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी और मैंने कई बार पूछा है इसी मौके पर, यहीं पर, कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहां जा रहा है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था, और आज भी वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लें, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है, हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया? सरसों के तेल के कीमत क्या है आज? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है? तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही, इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी, कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को ना मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं, और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है, और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। खाद को लेकर के ललितपुर में दुखद घटना हुई कि जहां किसान लाइन में लगा रहा, उसकी जान चली गई। इस सरकार ने खाद खरीदने की कोई तैयारी नहीं की। जहां उत्तर प्रदेश सरकार, जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली वाली सहयोग कर रही है, आखिरकार क्या वजह है कि किसान को डीएपी, किसान को खाद जब उसको जरूरत है तब नहीं मिल पा रहा है? और सरकार आखिर क्या क्या कर रही है? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, डीएपी महंगी कर दी, और खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। समाजवादी साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए, उप मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी नहीं लिखी? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या आईपीएस ने आईपीएस के लिए नहीं लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया, उसकी जांच चल रही है? उप मुख्यमंत्री की लिखी हुई चिट्ठी, क्योंकि पिछड़े मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी हो सकता है वो चिट्ठी कूड़ेदान में फेंक दी गई हो, क्योंकि पिछड़े जाति के उप मुख्यमंत्री ने कुछ जानकारी दी थी, कुछ जानकारी लेना चाहिए थी, आखिरकार उसकी जानकारी कहां है? तो सोचो, उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हों, वो चिट्ठी कहां है? आपको सार्वजनिक करनी चाहिए चिट्ठी। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी मुख्यमंत्री के लिए लिखी गई, वो दिखाएं कहां है। और वो आईपीएस ने आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जो जांच चल रही थी, उसकी रिपोर्ट कहां है? मैं मऊ जा रहा हूं। सवाल इस पर एक ये है कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर बुक किया है, एक आप आएंगे, एक से वो आएंगे, तीसरा भी हेलीकॉप्टर। सवाल हेलीकॉप्टर का नहीं है, सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी का दल और हमारे लालजी वर्मा जी, रामअचल राजभर जी, इंद्रजीत सरोज जी, और इधर हमारे रामप्रसाद चौधरी जी, त्रिभुवन दत्त जी और राममूर्ति वर्मा जी सब एक मंच पे बैठे हैं, और पीछे देखो कितने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। तीसरा साथी भी आएगा क्या? अब जब नेता जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में सीट कितनी होती हैं?
देखिए, सबसे बड़ा आप ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की ज़रूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की ज़रूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाथ छोड़ दिया। और जो पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? बदायूं मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? यही केजीएमयू जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? आगरा मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? क्या कानपुर के मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त बजट मिल रहा है? सैफई के मेडिकल कॉलेज को न दें आप, लेकिन और मेडिकल कॉलेजों का बजट क्यों रोक दिया आपने? वहीं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था, आखिरकार क्यों पूरा बजट नहीं मिला? समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बन रहा था, उसको बजट पूरा क्यों नहीं मिला? झांसी में अलग से 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज को बजट क्यों नहीं मिल रहा? बांदा के मेडिकल कॉलेज जिसको बनाने का काम किया, उसको क्यों नहीं मिल रहा पूरा? आजमगढ़ में जो और फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी थी, और मुझे याद है जिस समय कोविड आया और जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या भारत के देश की सरकार ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट दिया था? क्या उसको अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट मिला था तो हमारी खुद की निधि से हमें खुद वहां पर ऑक्सीजन प्लांट देना पड़ा। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पहले से जो चल रहे हैं, पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहां है? ये केवल झूठ के फूल हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने सबसे बड़े नेता, जिस पत्रकार साथी ने यह सवाल पूछा है, मैं उस पत्रकार साथी से निवेदन करूंगा कि यहीं लखनऊ में सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था। वो सोचिए कहां चल रही है यूनिवर्सिटी। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर के जरूर वहां जाएं। जब ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दिखा रहे हैं आप, तो ये भी दिखाइए कि एक शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 9th फ्लोर पे चल रही है, और उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसमें 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका भी बजट खा लिया इन्होंने। क्या आप ये सवाल पूछोगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो समाजवादी सरकार में चल रही 9th फ्लोर में, उसका बजट क्या हुआ? और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन चल रही है, उसके बजट का क्या हुआ? उसका कोई जवाब है सरकार के पास? ये झूठ के फूल हैं। चुनाव करीब आ गया है, जनता इन्हें हटाने जा रही है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। ये जौनपुर के नेता बैठे हमारे, बताइए, जौनपुर का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। और आप बताइए कि जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना है लखनऊ में, जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना, 4.5 साल इंतजार किया जिसने, और इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि ये समाजवादी सरकार ने बनाया है। सवाल समाजवादी सरकार के इंस्टीट्यूशन का नहीं है, सवाल ये है कि 4.5 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को कैंसर का इलाज नहीं दिया, उन्हें बेचारों को भटकना पड़ा दूसरे शहरों में जाकर के। सवाल एक अस्पताल, एक महिला डॉक्टर का नहीं है, सवाल है उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। जिस तरीके से शिक्षा का पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई। क्या पढ़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में? बताइए हमें, क्या पढ़ाई हो पा रही है? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम टैबलेट देंगे। 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे आप? कौन सा कैप्सूल दिया आपने जो अब टैबलेट दे दोगे आप? प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा है कि पूर्वांचल की उपेक्षा की गई। देखिए, अधिकारियों को सबसे पहले पता लग जाता है सरकार किसकी बनने जा रही है।
और हम तो बीजेपी से कहेंगे कि वो जो नया सॉफ्टवेयर डाला था हमारे मोबाइल में भी डाल के देख लो कि कितने अधिकारी अब संपर्क में आ गए हैं। एक वो है ना सॉफ्टवेयर पूर्वांचल के बारे में उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की अपेक्षा पिछली सरकारों ने की, छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल के झूठ के फूल यही कह सकते हैं, झूठ के फूल यही कह सकते हैं कि पूर्वांचल का हम लोगों ने अनदेखी की। बलिया को बिहार से जोड़ने वाला सबसे बड़ा पुल समाजवादी सरकार ने दिया। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी दी, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। बलिया तक अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, जिस एक्सप्रेसवे को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादी सरकार ने दिया है। उसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई और आम सहमति हुई सरकार जमीन लेने को लेकर के। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मीडियन होता है सड़क का, जो सड़क का मीडियन था, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड से 12 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर, केवल सड़क को बुरा बनाने के लिए, सड़क की क्वालिटी गिराने के लिए स्टैंडर्ड्स को कट डाउन किया। जो पैरामीटर्स थे उनको नीचे गिराया और ये दिखाने के लिए कॉस्ट कम हो जाए उस सड़क को बना रहे हैं, जिसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब है इस समय। समझ में आया नहीं समझ में आया? अलाइनमेंट हमारी सरकार का, मीडियन मीन्स डिवाइडर। कॉस्ट कम करने के लिए 12 मीटर का डिवाइडर था, 12 मीटर का मीडियन था, वो छोटा कर दिया। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम नहीं किया जो सबसे प्रिय काम है उनका। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का है शौचालय बनाना, और वो शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है। बताओ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे शौचालय कहाँ बनाए इन्होंने? मंडी नहीं बनाई। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों, और फिर चुनाव के बाद नए कानून फिर आ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने साइलोज बना लिए, जिन्होंने प्राइवेट लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों, बड़े लोगों की मदद कर रही है। ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, ये समाजवादी सरकार का देन है। हमें दुख इस बात का है कि किसी अखबार ने नहीं लिखा कि बजट किस सरकार ने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है कि किसी पत्रकार साथी ने किसी अखबार में ये नहीं लिख के आया कि 260 करोड़ बजट या सैंक्शन किस सरकार ने किया। तो आप भी सोचो। और ये वो एयरपोर्ट इसलिए देखने गए, हम और आप भी अगर कोई मकान लें, घर बेचें तो देखने जाते हैं। वो उद्घाटन नहीं था, वो गलतफहमी मत रहिए था आप। कोई जमीन जब खरीदते हैं लोग तो उसको देखते हैं पहले। तो ये बीजेपी वाले देखा है, हो सकता है उस एयरपोर्ट को भी बेच दें। देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा निशाना है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। पेट्रोल डीजल पर पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार को 23 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अभी पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, कुछ वित्त मंत्री यहाँ पर लखनऊ में रही, जो अधिकारियों से मीटिंग की। खबर ये है कि ये यूपी से ट्रायल रन के तौर पर उसको जीएसटी में लाने की शुरुआत करने के प्लान है। आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता क्या जानकारी है आपको, लेकिन अगर साइकिल चलाओगे तो डीजल पेट्रोल नहीं जरूरत पड़ेगी। तो मुनाफा किसका गया? अगर आम जनता साइकिल चलाने लगे तो किसका मुनाफा चला गया? सरकार को मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो सरकार बड़े लोगों को कैसे पैसे दे पाएगी? और जहां तक सवाल जीएसटी का है, ये जानते हैं कि अगली सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, इसीलिए गन्ने की कीमत क्या रखी? गन्ने की जो कीमत बढ़ाई सरकार ने, क्या बढ़ाई? क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो जानते हैं गन्ने का तो देना ही नहीं है, भुगतान ही नहीं करना है। जब आज नहीं दे पाई जो सरकार, आज भी किसानों का 4000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। और ये जानते हैं कि इन्हें नहीं देना है, अगली सरकार को देना है। समझ गए आप बात? इसीलिए जनता को धोखा देने के लिए जीएसटी में ना, लेकिन ये सरकार वसूल लेगी पैसा। जिस दरवाजे से ये लोग आए थे,
बीजेपी के लोग, उसी दरवाजे को वो राजभर जी बंद कर दे रहे हैं। ये परेशानी है उनको। बात समझ गए? जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उसी दरवाजे को ओम प्रकाश राजभर जी बंद किए दे रहे हैं और बाकी बंद ये लोग कर देंगे, चटकनी लगा देंगे। ये तकलीफ है उनको। आपको क्या आपत्ति है? ये गलती हमारी है कि हम मास्क लगा करके और दूरी बना के रहें, न किसी को कोई पहचान पाए, न कोई किसी से मिले। ये कोई सवाल है आपका? बताओ। ये गलती अगली बार से मास्क लगा करके और दूरी रखेंगे। और अभी मैं इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूं कि मैं सुनाई ना दे मुझे कुछ, इसलिए उस बहस में मैं नहीं फंसना चाहता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की साइकिल में 2 पहिए हैं, एक एक करके दोनों को हटा दिया जाएगा। ये सवाल पूछना ही हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से लोहिया वाहिनी है हमारी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर भी एक प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, और जिसमें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हमेशा लड़ाई रही, संघर्ष रहा कि सभी वर्गों को जोड़ें और समता मूलक समाज का निर्माण हो, इक्वलिटी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, डेस्परेट भेदभाव खत्म हो। इसलिए कोशिश है कि हर समाज के लोगों को जोड़ें, इसलिए एक वाहिनी भी बनाई गई है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जब धान खरीदना है तो धान नहीं खरीद रही, जिस समय खाद उपलब्ध करानी है किसानों को तो खाद नहीं दे पा रही है, डीएपी है नहीं, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली का बिल महंगा कर दिया, नौजवानों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। इसीलिए भाषणों में आप झूठ के फूल खिलते हुए नजर आएंगे आपको। अखिलेश जी, यूपी एग्रो एक कृषि विभाग के अंदर एक विभाग है उत्तर प्रदेश में, महीनों से वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। भाजपा रही और कुछ महीने तो किसी को वेतन नहीं मिलेगा। आज हम और आप लोग, अक्टूबर खत्म हो गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तारीख आ जाएंगी, वोटर लिस्ट नई छपने वाली है। सब विधायक, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है नई सरकार का। इसलिए लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी हटे, इसका सफाया हो। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के क्रेडिबिलिटी ये तो है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कम से कम ये तो है कि जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और कई ऐसे काम भी करती है जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ की मेट्रो है, अगर ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन जरूरत समझा कि एक शहर को, बड़े शहर को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, वो दे करके दिखाया। और सोचिए, एक केवल सेक्शन में चली है तो क्या 4000 से ज़्यादा इंजीनियर या उसके आसपास नौकरी मिली कि नहीं मिली? यही आपका SCL जो बगल में खुला है, उसमें जो टारगेट है, अभी 4000 से ज़्यादा डायरेक्ट इंडायरेक्ट नौकरियां मिली कि नहीं मिली? जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, सैमसंग के बारे में क्या जाने, वो क्या जाने सैमसंग के बारे में? और क्या कहते हैं, सैमसंग बोले क्या है? सैमसंग को लाने का काम, उसका एक्सपेंशन होने का काम, मुझे अच्छी तरह याद है कि सैमसंग का प्लांट तमिलनाडु जा रहा था। उस समय वहां की मुख्यमंत्री जयललिता जी थी, कुछ सहूलियत दे रही थी वो सरकार। उस समय जो सैमसंग के अधिकारी आए, मैंने उनसे कहा कि हम उनसे बेहतर आपको सहूलियत देंगे, ये सरकार आपके साथ खड़ी होगी। और उसका परिणाम ये है कि सैमसंग का एक्सपेंशन प्लांट लगा नोएडा में। सोचते क्या नौकरी मिली होंगी वहां पर? 3 मैंने उदाहरण दिए आपको।
तो समाजवादी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश के पास, जो समाजवादी सरकार की देन है। ये जो आपके एक्सप्रेसवेज हैं जो डिफाइन हो रहे हैं आज, ये एक्सप्रेसवे हैं जो समाजवादी पार्टी ने दिए, और इतने बड़े दिए 341। जहां तक समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन किया गाजीपुर में, वहां से 1 मीटर आगे लैंड एक्विजिशन नहीं किया बहुजन समाजवादी, वो ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कल्पना कर सकते हो आप? वर्ल्ड क्लास का देना चाहते हैं, और अब चुपचाप अकेले में वो प्रैक्टिस हो रही है। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट अकेले में प्रैक्टिस हो रही है, सोचिए बोलने की। जब सरकार चली जाएगी तब अखिलेश जी, वो पत्रकारों का जो जन्मदिन है उसकी घोषणा कर दी। मैं सभी ये सवाल केवल यहाँ पूछते हो कि दूसरी उसमें प्रेस में भी करते हो? वहाँ बैन हो गए आप? पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर बड़ा होर्डिंग लगा है, लिखा है आ रहा हूं मैं, आपकी तस्वीर है, काउंटडाउन वॉच चल रही है, 143 दिन, इतने घंटे, इतने मिनट। ये आप ध्यान से नहीं देख पाए, उसका मतलब कोई रिसर्च वर्क नहीं करते हो आप। ये पुराने पत्रकार साथी हैं, ये जानते होंगे कि जिस समय समाजवादी पार्टी एक्सप्रेसवे बना रही थी, तो इसी तरह अधिकारियों की ऑफिस में काउंटडाउन की घड़ी लगा दी गई थी। इसी तरह जब मेट्रो बन रही थी तब भी इससे घड़ी लगा दी थी। समझ लो, 2 तो उदाहरण हम लोगों ने पेश किए हैं कि रिकॉर्ड टाइम में चीज़ें बनाई हैं। इसलिए घड़ी भी जिसने लगाई उसको बधाई देता हूं, वो जानता है कि सरकार आ रही है। कौन बोल रहा है? कौन डिप्टी सीएम? अभी उनका नहीं सुना, कोई सुन नहीं रहा, लेखपाल भी नहीं सुन रहा उनकी बात। नहीं, वो इसीलिए ये लेखपाल भी नहीं सुन रहा उनकी अब तो। मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं, और एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी में अलग दलों से शामिल होने आए हैं, मैं उन सबको समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता को लगातार जोड़ेंगे, जिससे बहुमत की सरकार, और जिस तरीके से जनता की भावना है कि 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और जिताएगी, उस भावना के साथ काम करेंगे। मैं अपने दोनों पत्रकार साथी जिनका जन्मदिन है, अच्छा एक मिनट, हाँ माफ़ करिएगा, वहाँ से कुछ नारे बने हैं, वो नारे कहना चाहती हैं, इसलिए वो नारे कहें। उस नारे कहने से पहले 2 साथी हैं जिनका जन्मदिन है, मैं दोनों पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथी और हैं जो क्योंकि आने में देर हो गई उनको, मैं चाहूँगा कि नाम आप बाद में पढ़ देना अरविंद जी, वो भी पार्टी में शामिल होंगे भी। ठीक है। नमस्कार सभी को, मैं काजल निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, भावी मुख्यमंत्री जी और भावी प्रधानमंत्री जी। भावी प्रधानमंत्री जी बोलूंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी से इश्क है जनता को, समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है जनता को, ये जुनून है मेरी तरह। तो ये जितने भी कार्य हुए हैं भाजपा में, जो अत्याचार के कार्य हुए हैं जनता पर, तो अब जनता को तय करना पड़ेगा, जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि अब जनता ताली थाली गाजा बाजा वाली सरकार चाहती है कि सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा, आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली और महिलाओं का चीर खींचने वाले दुशासन और दुर्योधन की सरकार चाहते हैं कि महिलाओं की लाज रखने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं। जय समाजवाद।
और आप सबको मेरे साथ साथ देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि नहीं चाहिए भाजपा। यही नारा आज का खाकर नहीं आए का, हम भी तो चाय पीकर आए हैं। यही नारा आज का, नोटबंदी की मार का, कोरोना के काल का, ताली थाली बाजा का, अत्याचारी राजा का, जुमलों की बौछार का, ऑक्सीजन की मार का, गंगा जी की लाशों का, बाबा जी के झांसों का, महंगा सब्जी दाल का, पेट्रोल डीजल आज का, महंगा गैस रसोई का, महिला अत्याचार का, अपराधी के राज का, दुशासन है आज का, दुर्योधन है आज का, सुनवाई नहीं आपका, अरे मेरा है ना आपका। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाजपा। जय समाजवाद। ये इश्क जुनून दिखाइएगा, सिर्फ और सिर्फ साइकिल को याद रखिएगा। कोई भी प्रत्याशी हो ना, अपना मन मुटाव भूल कर सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी का चेहरा याद रखिएगा, विकास याद रखिएगा, और हमें समाजवादी की सरकार बनानी है। पत्रकार महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जितने समाजवादी के कार्य है दिखाना शुरू कीजिए, गांव में घर घर दिखाना शुरू कीजिए। 1090 की बात हो, 108 की बात हो, 102 की बात हो, यूपी 100 डायल की बात हो, जितने समाजवादी की योजनाएं हैं डोर टू डोर पहुंचाने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। आज बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन साथियों के नाम में प्रमुख नाम आज़ाद सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष सहारनपुर मंडल, श्री शकील कुरैशी पूर्व मंडल अध्यक्ष आगरा मंडल, श्री शकील ठेकेदार मंडल संयोजक आगरा मंडल, श्री वीरेंद्र सिंह जाटव पूर्व जिलाध्यक्ष मथुरा पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर आगरा, श्री अर्जुन सिंह पूर्व मंडल संयोजक आगरा मंडल, श्री वीर सिंह कोरवाल जाटव मंडल संयोजक